नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। और मैं बाल विकास का आज वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। और ये एक प्रैक्टिस सेट है। आप इन क्वेश्चंस को लगाएं और अपना टेस्ट करें आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है उसका यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होते होते वर्ग 3 का पेपर और सीटीटी के जो पेपर अभी पोस्टपोन हो रहे हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके लिए समय बहुत कम है। सही बताऊं तो एक सही मायने में देखो तो समय कम भी है और ठीक ठाक है, मतलब पेपर आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम जाएगी आगे जब एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो डेली के डेली कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम आप पढ़ने के लिए ज़रूर निकालें। प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं दिन में एक, जिससे आप अपनी इम्प्रूवमेंट देख सकें कि कितना स्टडी में हो रहा है। फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी प्लान के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है देखते हैं। शब्द भंडार घोतक किसका है? भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप शब्द भंडार का देखेंगे तो ये हमेशा भाषा विकास का घोतक माना जाता है। मतलब जिस भी बच्चे का या जिस भी व्यक्ति का एक अच्छा शब्द भंडार है, मतलब कि उसने जो भाषा का विकास किया है वो अच्छे से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है। ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है वचन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो मौखिक भाषा की अंतिम इकाई उसको हम ध्वनि बोलते हैं, याद रखिएगा। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 2। जैसे हम बात करें, हमेशा जो वर्णमाला है उसमें स्वर और व्यंजन दो ही वर्ग हैं, ठीक है। तो संधि यदि आपको याद आए तो संधि अलग टाइप की होती है ना, वो अलग है। लेकिन जो वर्णों का समूह है वो दो ही है, स्वर और व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभाषा किसी भाषा का कौन सा रूप है? स्थानीय रूप, सूक्ष्म रूप, बृहद रूप, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपभाषा होती है वो एक स्थानीय रूप होती है। भाषा भाषा तब कहलाती है जब वो एक बहुत बड़ा समूह बोलता है। आपने सुना होगा बोली, उपबोली, उपभाषा, भाषा। तो जो उपभाषा है वो आता है स्थानीय स्वरूप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है? यदि आपको अच्छे से याद हो और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हिंदी की उपभाषाएं के अंदर ये सभी की सभी आती हैं। बिहारी हिंदी भी आती है, पूर्वी हिंदी भी आती है, राजस्थानी, मतलब इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती हैं? एक, अनेक, दो। तो उपभाषा के अंदर बहुत सारी बोलियां आ जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है वाक्य, शब्द भंडार। यदि रचना की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, याद रखिएगा। लिपि, वर्णों की व्यवस्था, वाक्यों की व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो लिपि होती है वो हमेशा वर्णों की व्यवस्था। लिपि मतलब जैसे मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, तो एक सीक्वेंस में वर्ण जमे हैं, मैं जा रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगी? लिपि। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है कि भाषा का ग्रहण पक्ष है सुनना, पढ़ना, सुनना, पढ़ना, और ऑप्शन डी है लिखना। तो जो भाषा का जो ग्रहण पक्ष होता है वो होता है सुनना और पढ़ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, जब हम सुनते हैं तब भी भाषा को ग्रहण करते, जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ तब भी आप भाषा को ग्रहण कर रहे हैं, और साथ में आप पढ़ते जा रहे हैं तो भी भाषा का ग्रहण कर रहे हैं। तो सुनना और पढ़ना जो भाषा का ग्रहण पक्ष, इन दो क्वेश्चन मतलब दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है ग्रहण पक्ष, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों।
तो जो बोलना और लिखना होता है वो भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ मतलब अपनी अभिव्यक्ति बता रहा हूँ, और मैं कुछ लिखूंगा तो भी मैं अपनी जो अभिव्यक्ति होगा जो मैं बताना चाहता हूँ वही। तो बोलना लिखना अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? रुदन, क्रंदन, बबलाना और क्विंग। तो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी भाषा में रुदन के रूप में होती है। आप देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तब वो तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है, तो क्योंकि उससे स्वर यंत्र जो है उसके स्वर तंत्र वो क्या होना चाहता है, परिपक्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के व्यंजन हैं? तो व्यंजन की हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला में, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 3 प्रकार के व्यंजन है, याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में। अब वो कौन कौन से हैं आप सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य और ये सभी। तो भाषा जो विकास होता है तो इसको देखते ही से आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। परिपक्वता भी प्रभावित करती है, प्रेरणा भी और स्वास्थ्य भी, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वाणी विकार है? तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना और ये सभी। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, ये पूरे के पूरे मतलब ये सभी के सभी की वाणी के विकार है। कोई तुतलाता है, हकलाता है या अस्पष्ट उच्चारण करता है, वो सब वाणी के विकार माने जाते हैं। प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की, सीमित संख्या में, असंख्य प्रकार की और केवल संयुक्त। तो जो प्रत्येक भाषा में जो वाणी ध्वनियाँ होती हैं वो याद रखिएगा 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? भाषा, वाणी, मनोभाषिक सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वी होगा, वाणी। तो जो पढ़ना लिखना संकेत है वो वाणी के अंतर्गत में हमारी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई पेपर में ये आ भी चुका है। तो शिशु में क्रंदन कब होता है? तो हम डायरेक्ट में इसका आंसर बता रहा हूँ, ये जन्म के 6 सप्ताह के बाद में जो बच्चा होता है उसमें क्रंदन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है? अधिगम, शिक्षण, स्मरण और विस्मरण। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया जब अधिगम पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये वाली लाइन मिलेगी, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है पाठन क्रिया द्वारा, लेखन क्रिया द्वारा, भाषा द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास हमेशा से ही भाषा के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सके। किस शिक्षण पद्धति के द्वारा ये होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा, व्यवहारिक ज्ञान द्वारा, अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा और उपर्युक्त सभी। तो जो बालकों को हमको इस योग्य बनाना है जिससे वो क्या नवीन ज्ञान, नया ज्ञान प्राप्त करें और कौशलों को वह भली भांति सीख लें, वो अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा होता है। मतलब आप उनको किस तरीके से सिखा रहे हैं कि बच्चा ईजिली वे में उस चीज़ को सीख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। तो थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम में 3 प्रमुख नियम थे और उससे रिलेटेड 5 उनसे गौण नियम थे। तत्परता का नियम भी सुना होगा आपने और भी उसके नियम सुने होंगे। तो प्रमुख नियम यदि सीखने में है तो हमेशा थॉर्नडाइक ही लगाना, और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका आंसर क्या है। नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जो स्किनर होते हैं वो नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुकरण का सिद्धांत। ये कई पेपर में रिपीट, वर्ग 2 में भी कई बार आया था कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको हिलगार्ड तो याद रखना ही है अनुकरण के सिद्धांत में, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट IMP क्वेश्चन है। सीखने से परिवर्तन होता है व्यक्ति के व्यवहार में,
व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां में, व्यक्ति की प्रेरणा में और उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी उपरोक्त सभी दिखे तो उस क्वेश्चन पे आपको एक बार डाउट जरूर करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यक्ति के व्यवहार में। मतलब कि जब सीखना कंप्लीट हो जाता है तो आपके व्यवहार में क्या जाता है, परिवर्तन। और ये सीखने वाले चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे तो यही लाइन आपको बार बार रिपीटेड मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? त्रुटि एवं प्रयत्न द्वारा, सूझ द्वारा, परीक्षण द्वारा और विभेदीकरण द्वारा। तो हमने हमेशा बताया जब भी हम सीखते हैं तो हमसे त्रुटि होती है, और हम जब बार बार प्रयत्न करते हैं तो वह चीज़ में हमको अभ्यस्त हो जाते हैं। तो किस प्रकार सीखेगा बच्चा? त्रुटि और प्रयत्न। लेकिन आपको त्रुटि और प्रयत्न का सिद्धांत बताना है, किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा विषय को सीखने में समय की बचत होती है? तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं कि ये जो सूझ विधि होती है उसमें ही सबसे कम समय लगता है सीखने के दौरान। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है? तो स्किनर ने बोला है जब आपका जो व्यवहार है वो प्रगतिशील हो जाए और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर ले, तो उसको ही ये कथन किसने बोला है? अपना स्किनर ने। हाँ, स्किनर ने प्रयोग किस पे किया था ये भी आप सर्च करें, किस पे किया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? तो थॉर्नडाइक के जो मेन नियम है वो तो 3 ही है, और उससे रिलेटेड जो गौण नियम है वो 5 है। पर उसके जो 3 नियम है मेन, वो आपको याद रखना है। उसके अंतर्गत 5 गौण नियम आते हैं। याद रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन वर्ग 1 में भी पूछा जा चुका है। सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? तो अनुकरण। आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो हमेशा सीखते हैं, वो बड़ों का अनुकरण कर से ही सीखते हैं। और आप भी कहीं ना कहीं अनुकरण के सिद्धांत का उपयोग, और अभी मैंने बताया था अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? हिलगार्ड ने दिया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व क्या होते हैं? तो प्रेरणा, अभ्यास और परिपक्वता। जैसे आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप सीख ही रहे हैं, लेकिन यदि आपके अंदर मोटिवेशन कम है तो आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जल्दी से ऊब हो जाएंगे। यदि आप बार बार अभ्यास नहीं कर रहे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने ही पड़ेंगे, और हर बंदा जो पेपर निकालता है वो बिना प्रैक्टिस सेट लगाए निकाल ही नहीं सकता, वो हमेशा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो अभ्यास भी जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट परिपक्वता। परिपक्वता कैसी कि भाई लॉकडाउन चल रहा है तो हमको समय का यूटिलाइजेशन करना, ना कि हमको वेट करना है कि पेपर 1 महीना बचेगा। तो सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के ये 3 मेन तत्व, प्रेरणा, अभ्यास और परिपक्वता। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। बड़ा सिंपल वे में हमने समझाया था ये क्वेश्चंस क्या, और आप देखेंगे ना इन क्वेश्चंस के यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो पेपर में यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे न्यू जो वीडियो हैं आपको 3-4 दिन में वो डेली आपको मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।